नतीजों पर फोकस। इसमें हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज पर जिनके नतीजे वीकेंड्स में आते हुए दिखाई दिए थे और या आने वाले हैं नतीजे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले RIIL पर, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर, जिसमें कि कंपनी के Q2 रिजल्ट्स आए, जिसमें देखा हमने कि इनकम करीब 18 करोड़ रही, 21 करोड़ के मुकाबले 12% घटी है। प्रॉफिट में मार्जिनल डिप है करीब 2% का। Q-on-Q बेसिस पर प्रॉफिट ठीक है, 2.89 करोड़ से बढ़कर 3.12 करोड़ हुआ है। अंशुल जी, कैसे देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा जैसे काउंटर को, जिसमें हमने देखा था कि फ्राइडे में एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दिया था। आज थोड़ा सा हालांकि एक रेंज में फंसा हुआ है, 1220 पर ओपन हुआ और 1212 पर ही चल रहा है, 1233 का ही हाई है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए विवेक जी, इस स्टॉक में 2023 में अच्छी तेजी आई थी और 2024 के स्टार्टिंग से अगर देखें तो ईयरली जो वीवैप होता है वो 45 डिग्री डाउन ट्रेंडिंग है। हालांकि 3 बार हमने उसको हिट किया फ्राइडे के सेशन में, या 3 हफ्ते पहले भी आप बात करें तो ये उसी लेवल को हिट करके नीचे आया है। तो 3 बार हमने उस दीवार पे हिट किया है। प्रोबेबली चौथी बार हम उस दीवार को तोड़ के नए हाइस में निकल जाएंगे। तो स्टॉक को प्रीएम्प्टिव आप चाहें तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। 1350 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, 17 1750 रुपए का टारगेट ओपन हो जाएगा स्टॉक में। मेरे रडार पे है, मैं 1340 1350 के ऊपर क्लोजिंग के बाद स्टॉक में काफी बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन प्रीएम्प्टिव जो प्लेयर 4-6 महीने समय देने में जिनको दिक्कत नहीं होती है और फ्रंट एंडिंग चाहिए, उनके लिए करंट मार्केट प्राइस बहुत अच्छी बाइंग होगी। सेम जस्ट डायल का चार्ट था जिसने भी फ्रंट एंडिंग की थी और थोड़ा सा मतलब जल्दी बाई करके रखा था, उनको एक 20% की फ्रंट एंडिंग भी मिली थी। तो इस स्टॉक में उस तरीके का पैटर्न डेवलप हो रहा है। और जब निकला था जस्ट डायल तो 750 से सीधा 1250 हुआ था। तो मैं उसी तरीके की तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है। इवेंचुअली 1350 के ऊपर क्लोज करके 1750 तक जाएगा। एग्रेसिव जो थोड़ा सा समय दे सकते हैं वो यहीं पे बाई कर सकते हैं। एग्रेसिव और ब्रेकआउट प्लेयर 1350 के ऊपर बाई करें। बिल्कुल। आज ऑयल मार्केट की दिग्गज और बाजार की सबसे बड़ी दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के भी नतीजे देखने के लिए मिलेंगे और नतीजों से उम्मीद एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। तो रेवेन्यूज़ में करीब 4% का जंप, वहीं प्रॉफिट में करीब 11% की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। O2C जो कि ऑयल टू केमिकल इनका बिजनेस है, वहाँ पर थोड़ी सी स्लगिशनेस देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ऑयल जो बिजनेस है इनका, उसमें ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स थोड़े से कम देखने के लिए मिलेंगे। अंशुल जी, रिलायंस पर तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट ऑलरेडी एक साइडवेज मूवमेंट की साइड तरह हम देख ही रहे हैं। आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो में भी है। जी, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं बाई सेल तो नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता बिल्कुल। हूँ। मंथली चार्ट पे, मंथली और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट जो है 2709 रुपए का है। अगर टूटता है तो एक ब्रेकआउट इसका आया था 2590 रुपए के आसपास, उस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये बड़े स्ट्रक्चर में एक रीटेस्ट होगा, यानी जिसको हम कहते हैं बड़े स्ट्रक्चर में डाउन मूव कंप्लीट होना। ये अगर 2700 टूटती है तो 2590 के पास कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर जी। में 2920 अब एक बड़ा रेजिस्टेंस है। निकलने के बाद स्टॉक में वो स्ट्रक्चरल बुल रन जो था वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो फिलहाल 2900 से 2700 की रेंज में फंसा हुआ है। प्रोबेबली इस रिजल्ट में बहुत अच्छा कुछ नहीं आने वाला है। आपने ऑलरेडी बताया जो ओटीसी कारोबार है वहां पे हल्का सा दबाव है, और रिलायंस के लिए वही एक कैश काउ की तरह है कि बाकी जो बिजनेसेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओटीसी कारोबार से ही पैसा निकाल के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ दबाव आता है तो रिलायंस में एक बार के लिए थोड़ा सा दबाव रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सरप्राइज आता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ये 4-5% अच्छा भी डिलीवर करते हैं, तो रिलायंस के लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा वापस से बुल रन कंटिन्यू करने के लिए। तो आज के रिजल्ट्स को क्लोजली वॉच करना चाहिए, स्पेशली ओटीसी कारोबार को। अगर पॉजिटिवली सरप्राइज करता है तो स्टॉक में तेजी डेवलप हो जाएगी। जी। अंशुल जी, चूंकि इसकी ऑयल बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाली है, ऐसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है, उस एंटीसिपेशन में कि रिफाइनिंग मार्जिन्स रिलायंस के कम आएंगे, तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो जो कि प्योर रिफाइनिंग प्ले हैं, उनके भी मार्जिन्स कम ही आएंगे। आज उनमें गिरावट देखने के लिए मिले, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट ऊपर है, 450 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। सर, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पर आपका व्यू? देखिए, चेन्नई पेट्रो में तो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, तो अभी स्टॉक में गिरावट आई नहीं है जिस हिसाब से आनी चाहिए थी। इस स्टॉक में मुझे पहला प्राइमा फेसी 710 तक का डाउन मूव दिख रहा है। वहां पे जाके हम टारगेट रिवाइज करेंगे। तो एक तो इनके रिजल्ट थोड़े से कमजोर आएंगे, दूसरा टेक्निकली भी चार्ट टॉप्ड आउट है, तो डबल सेलिंग आ सकती है स्टॉक में।
अगर आपके पास है तो इमीडिएटली एग्जिट कर लेना बेटर ऑप्शन है। नहीं तो 870 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे तो बिल्कुल स्टॉक में लॉन्ग नहीं रहना है। 710 रुपए आता हुआ दिखेगा। एमआरपीएल में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन आया है। हाई लाइकली है कि नीचे में 140 रुपए तक आ सकता है। 140 पे ये स्टॉक बड़े स्ट्रक्चर को रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो 140 120 जोन ये स्टॉक प्रोटेक्ट करेगा, बेस बनाएगा और फिर अप मूव देगा। तो 140 120 की जोन में स्टॉक को लॉन्ग टर्म प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बड़ी स्ट्रक्चरल बुल रन में करेक्शन होगा ये और वापस से अप मूव करेगा। तो चेन्नई पेट्रो क्लियरली एग्जिट है, उसमें फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है। एमआरपीएल में जरूर 120 140 की रेंज में लॉन्ग टर्म प्लेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी, एक हमारी दर्शक हैं सक्षित गंगवार जी, ये पूछ रही हैं कि कोल इंडिया में परचेज कर सकती हैं क्या 1 से 2 साल के लिए सर? देखिए, कोल इंडिया जरूर आप 1 से 2 साल के लिए बाई करके चल सकते हैं। ये इकलौता काउंटर है एनर्जी स्पेस में, पीएसयू में, जहाँ पे मेरे को अच्छी तेजी दिख रही है। फॉलोड बाई गेल में थोड़ी बहुत तेजी है, लेकिन उसके मुकाबले कोल इंडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कोल जी इंडिया अगर आप 1.5 से 2 साल का समय देते हैं तो आपको 700 750 रुपए के टारगेट मिल जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस इज अ गुड बाई फॉर 1.5 2 ईयर प्रोस्पेक्टिव। जी, एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सुनीता चौधरी जी, काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। इन्होंने आज भी कुछ शेयर डिस्कस करने के लिए पूछे हैं। आईटीसी सर, इनके पास 1700 शेयर हैं 208 रुपये के, और टार्क इनके पास 500 शेयर हैं 46 रुपये के। सर कैसे लग रहे हैं 2 साल के व्यू के लिए? देखिए, आईटीसी हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि एफएमसीजी एज एन इंडेक्स हमको काफी तेज लग रहा है। शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद बुल रन में आ जाएगा। आईटीसी में भी एक पूरा यू पैटर्न बना हुआ था, जिसका ब्रेकआउट आया था 480 पे, उसी को रिटेस्ट करने नीचे आ रहा है। तो एक बार शायद आपको मार्केट पैनिक में 480 470 तक मिल जाएगा। बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वहां से, क्योंकि इस पूरे यू का जो ब्रेकआउट का टारगेट है वो है 740 रुपए। तो 480 470 की जोन में बेहतरीन बाइंग है। 12 से 18 महीने छोड़ते हैं तो आपको 650 से 720 के बीच के रेट मिल जाएंगे। जी सर, अमित शर्मा जी का सवाल है, प्लीज़ सजेस्ट करें बाइंग प्राइस ऑफ एसडब्ल्यू सोलर। देखिए, फिलहाल इस स्टॉक में से जो जूस था वो निकल चुका है और स्टॉक प्रोबेबली अब अपनी अर्निंग्स और इन चीजों को अगर जस्टिफाई करता है बिल्कुल अंशु जी, तो मैं एक एक मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि आज इसके रिजल्ट्स भी हैं। आपने अर्निंग्स की बात की इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आज रिजल्ट्स हैं। देखिए, अगर ये मतलब जो ऑर्डर पाइपलाइन है इसकी, वो अगले 2-3 साल तक फिल्ड अप है। तो अगले 2-3 साल ये देखना होगा कि जितनी ऑर्डर लाइन इनकी फिल्ड अप है, इसको ये डिलीवर किस तरीके से करते हैं। अगर एज एक्सपेक्टेड डिलीवर भी करते हैं तो स्टॉक प्राइस 500 से 700 के बीच में फेयरली वैल्यूड है। तो अगले 2-3 साल इसमें बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर फ्रेश ऑर्डर फ्लो इनको मिलते हैं और ये कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन पे बात करते हैं तो ही स्टॉक में मूव होगा। नहीं तो अगले 2-3 साल ये 500 से 700 की रेंज में फंसा रहेगा और बेस बनाएगा। तो अगले 2-3 साल के लिए मुझे स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरल बुल रन है तो कंसोलिडेशन के बाद वापस से अपमूव आएगी। तो अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए फ्लेवर, मतलब जो ये स्टॉक या जो ये थीम थी, इसका पूरा जूस निकल चुका है। अब इनको अपने अर्निंग से जस्टिफाई करना होगा फ्रेश अपमूव के लिए। जो मोर देन 50% स्टॉक फेल हो जाते हैं, जैसे चेन्नई पेट्रो हो गया, आपका शिप बिल्डिंग काउंटर्स हो गए, एससीआई, मैस्टॉक, इस तरीके के एचएएल या डिफेंस काउंटर है, पाइपलाइन इतनी बड़ी है कि अब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में पिटाई हो रही है। तो ये उस कैटेगरी में फॉल कर सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। बिल्कुल, अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कुछ एक कंपनीज़ के रिजल्ट्स जो कि इस वीक में आने वाले हैं। उसमें रिलायंस आज रिजल्ट देगा, एसडब्ल्यू सोलर आज रिजल्ट देगा, एंजल वन, एचसीएल टेक का, ये भी दोनों के आज ही रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। कल एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी दोनों कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं। पीवीआर, केईआई, महाराष्ट्र बैंक, इन पर भी नज़र रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र बैंक एक पीएसयू बैंक्स का ट्रेंड सेट करता है कि किस तरह का पीएसयू बैंक्स में कुछ भी हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र बैंक अभी तक तो लीड करता आया है काफ़ी क्वार्टर से, तो उसके रिजल्ट्स के बाद जनरली हमने देखा है कि पीएसयू काउंटर्स में कुछ मूव देखने के लिए मिलता है। बजाज ऑटो, ये जो 3 व्हीलर स्पेस है वहाँ पर थोड़ा ट्रेंड सेट कर सकता है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इसमें हमारी काफ़ी दर्शकों के सवाल आते हैं। एक्सिस बैंक, सीएट, इन्फी, यहाँ पर सीएट और एक्सिस बैंक से हमें बैंकिंग का और टायर कंपनीज़ के क्यू मिल जाएंगे।
इन्फी से हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं फाइनली, क्योंकि टीसीएस के नतीजों ने तो बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया मार्केट को। सेंट्रल बैंक, हेवल्स, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सभी के रिजल्ट्स भी 17 तारीख को ही रहेंगे। एमआरपीएल चूँकि आज नीचे भी है, चेन्नई पेट्रो भी नीचे है ड्यू टू कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो ऑयल सेगमेंट वाला जो सेगमेंट है वो उतना अच्छा नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल रिलायंस ठीक करेगा। अगर हम ऑयल बिजनेस को हटा दें तो बाकी उनके बिजनेस ठीक करने वाले हैं। तेजस नेटवर्क, मैस्टेक, एचडीएफसी बैंक और कोटेक और पीसीजे, इन सभी के रिजल्ट्स फ्राइडे और सैटरडे को रहेंगे। अंशुल जी, मैं केवल आज वालों में बात करता हूँ। रिलायंस एसडब्ल्यू सोलर पर बात हो गई है सर, एंजल वन और एचसीएल टेक, इन पर आपका व्यू? देखिए, एचसीएल टेक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में। ऑलमोस्ट ये फ्लैट बेस चला था 28 डेज का, तो यहाँ पे 1980 2000 तक की अपसाइड डेवलप हो सकती है, सब्जेक्ट टू डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ना आए। क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट देख के मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो गया हूँ आईटी सेक्टर के रिजल्ट को, क्योंकि वहां पे म्यूटेड ग्रोथ है। इन्फोसिस भी कुछ उसी तरह की कमेंट्री दे रहा है। तो म्यूटेड अगर रिजल्ट आता है तो स्टॉक शायद एक आध हफ्ता और कंसोलिडेट करके फिर अप मूव ले। अच्छा रिजल्ट आता है तो फटाफट शायद गैप अप के साथ टारगेट कर ले। खराब रिजल्ट आता है तो पैटर्न का फेलियर होगा। तो बहुत हद तक रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके से मूव करेगा। दूसरा स्टॉक एंजल वन है। एंजल वन में अगर आप देखें तो एक कप हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, या ये कह सकते हैं हैंडल में भी पूरी तरीके से राउंडिंग बॉटम है, तो पैटर्न के अंदर पैटर्न है। और ये पूरा कप हैंडल पैटर्न जो है ये है 85 डेज का। तो स्टॉक में यहाँ से 3100 रुपए तक की तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। 2780 निकलने के बाद हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है। लेकिन सिमिलर स्पेस से एडेलवाइज जेएम फाइनेंशियल हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, क्योंकि वहां रिलेटिव स्ट्रेंथ थी और वो स्टॉक्स ऑलरेडी 25% चल चुके हैं और ये अभी भी पैटर्न बना रहा है। तो ये शायद कैचअप रैली हो सकती है 3100 3200 तक, तो इसको कम क्वांटिटी में प्ले कीजिएगा। जी सर, लास्ट काउंटर जिसके रिजल्ट्स आए थे डी मार्ट के, इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी इनका डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा आया ही नहीं था, जिसकी वजह से ये उम्मीद आ गई थी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इनक्रीजिंग नहीं होंगे। और रिजल्ट्स में हुआ भी कुछ इसी तरह का कि कंपनी के जो स्टैंड लोन प्रॉफिट में देख पा रहा हूँ, इसमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ी सी गिरावट ही देखने के लिए मिली है। 812 करोड़ के मुकाबले 710 करोड़, और काउंटर को आज पनिश भी ठीक से कर दिया गया है। सर, जो लोग फंसे हैं इस काउंटर में आज निकलने की तैयारी करें, या इसमें अभी कोई फ्रेश एंट्री बनती है, एवरेजिंग साइड बनती है? देखिए, फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है, लेकिन ये काउंटर एक मंथली चार्ट पर पैटर्न बना रहा है। तो ये हाइस के पास आके एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डेवलप करने पहले नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। तो उसकी शुरुआत हुई है। प्रोबेबली ये 4-6 महीने काउंटर लगाएगा, 1-1.5 महीने डाउन मूव कंप्लीट करेगा। समवेयर अराउंड सपोर्ट जोन जो बनता है वो 4000 3900 के बीच में बनता है। तो इस जोन में आके सेलिंग कंप्लीट होगी, फिर साइडवेज रह के बेस बनाएगा और नेक्स्ट अप मूव स्टार्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी 3900 के पास एक्यूमुलेट करने की। ट्रेडर्स के लिए काउंटर फिलहाल फेवरेबल नहीं है, तो ट्रेडर्स को अवॉइड करके चलना चाहिए। जब बेस कंप्लीट होकर ब्रेकआउट देगा तब ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक वापस फ्लेवर में आएगा। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 3900 पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेल नहीं करना चाहिए काउंटर। एक नी जर्क रिएक्शन है एक आध क्वार्टर का, जो प्रोबेबली 1 या 2 क्वार्टर लास्ट करेगा। ये क्वार्टर में दिवाली रहेगी तो इनके सेल्स बहुत अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आना चाहिए, और तब तक स्टॉक अपना पूरा बेस कंप्लीट करके अप मूव के लिए रेडी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक्यूमुलेट करना चाहिए 3900 पे।